गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज और हमने 4 लेवल्स तक कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे लेवल 5। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखो, जर्नल एंट्रीज लेवल 5। फर्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स इन द बुक्स। क्रेडिटर्स इन द बुक्स वर रुपीज 80,000 80,000 full stop. half of the creditors took plant and machinery and rupees 5,000 in cash. 5,000 in cash. Half of the creditors took plant and machinery and 5,000 in cash. And balance creditors were paid at 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट। ठीक है, देखो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले ये पॉइंट आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो और खुद ट्राई करो, उसके बाद टैली करना। ठीक है, स्टार्ट। तो क्रेडिटर्स हैं 80,000 और वो कह रहे हैं हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स, हाफ मतलब 40 के क्रेडिटर्स टू प्लांट एंड मशीनरी एंड 5,000 इन कैश। ठीक है, अब ये बात तो आपको भी पता है कि अगर कोई लायबिलिटी, कोई एसेट लेके जाती है तो उसकी तो होती है नो एंट्री, अदर देन कैश। कैश को छोड़ के कोई भी एसेट लेके जा रहा है तो उसकी तो नो एंट्री, राइट। तो अगर हमने क्रेडिटर्स को पैसों की जगह कोई एसेट दे दिया, क्रेडिटर्स को कोई एसेट दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी दे दी, तो पैसे ना आए ना गए, तो उसका तो हो गया नो इम्पैक्ट, राइट। तो इसकी तो हो जाएगी नो एंट्री अगर वो एसेट लेके जा रहे हैं। बट हमने उनको 5,000 कैश भी दिया, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी तो दी, उसकी तो नो एंट्री, साथ में 5,000 कैश दिया, उसकी तो एंट्री होगी ना। तो उसकी होगी रियलाइजेशन टू बैंक 5,000 की। ये मानते हो, क्योंकि फर्म के लिए तो खर्चा है अगर वो पे कर रहे हैं और पैसे गए। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, एंड बैलेंस क्रेडिटर्स 80 में से 40 का तो हिसाब हो गया, बाकी कितने रह गए 40 वर पेड एट 10% डिस्काउंट। उनको हमने पे किया, पैसे दिए, बट 10% डिस्काउंट पे। तो अगर 40 में से 10% माइनस कर लो, मतलब 4,000, तो कितना पे किया 36। तो इनको तो आपने कैश दिया है 36, इसकी तो एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक 36। तो अगर आप ध्यान से देखो, टोटल कैश कितना गया, 36 यहां गया प्लस 5 यहां गया, टोटल कैश गया 41। तो इसकी एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 41,000। फर्म के लिए खर्चा और पैसे गए। ठीक है, एक बार दोबारा, टोटल क्रेडिटर्स हैं 80 के, उसमें से जो हाफ हैं 40 के, उनको प्लांट एंड मशीनरी दे दी। जब क्रेडिटर्स को कोई एसेट देते हो तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि पैसे ना आए ना गए। लेकिन 5,000 कैश भी लिया, और जो बाकी के क्रेडिटर्स हैं उनको डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे किया, 36 पे किया, 36 प्लस 5 टोटल कितना पे किया 41। तो आपको वो दिखाना है कि पैसे गए 41 और हमारे लिए खर्चा। ठीक है, और जो प्लांट एंड मशीनरी ले गए उसकी तो नो एंट्री। आई होप समझ आ गया होगा, लिख लो। अब करेंगे सेकंड पॉइंट, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक रुपीज 4 lakhs. A took over 50% of stock at a discount of 20%. A took over 50% of stock at a discount of 20%. Full stop. Remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. Remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. ठीक है, स्टार्ट करें। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक है 4 लाख, स्टॉक है टोटल 4 लाख का।
ए ले गया 50% ऑफ स्टॉक, मतलब 2 लाख का स्टॉक, 50% मतलब 2 लाख, 4 लाख का 50%, 2 लाख का स्टॉक ए लेके जा रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% कम में ले गया। 2 लाख का 20% निकालो, ये होता है 40,000, तो 40,000 के डिस्काउंट पे ले गया, मतलब 160 में ले गया। ठीक है, तो बेसिकली ए आपका स्टॉक ले गया, हाफ स्टॉक 160 में। रियलाइजेशन में कहां दिखाते हो, पहले सन्ड्री एसेट्स यहां आते हैं, स्टॉक यहां आया होगा 4 लाख, फिर जब ए ले गया हाफ स्टॉक तो यहां दिखाते हो ना बाय ए ब्रैकेट में स्टॉक 160, तो बेसिकली आपका स्टॉक बिक गया, 160 में बिक गया, फर्म के लिए इनकम, बट फ्री में तो दोगे नहीं, उसकी कैपिटल से काटोगे, राइट। तो इसकी एंट्री क्या हो गई, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। आपका हाफ स्टॉक गया 160 में, सस्ते में चला गया, तो उसकी कैपिटल से काट लो और फर्म के लिए इनकम, राइट। अब जो 40,000 का डिस्काउंट है वो तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो अल्टीमेट आ ही जाता है, ठीक है, वो नहीं दिखाना। उसके बाद जो बाकी स्टॉक है, मतलब 2 लाख का, वॉज सोल्ड, इसको हमने बेचा तो पैसे आएंगे, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। इस स्टॉक को हमने बेचा प्रॉफिट में, 2 लाख का 30% निकालो, ये होता है 60,000, तो 60,000 के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब महंगे में, तो 260 में बेचा, 2,60,000, राइट। तो यहां पे क्या आता है, बाय बैंक, ब्रैकेट में स्टॉक 260, 2 लाख का स्टॉक 260 में बेच दिया, प्रॉफिट नहीं दिखाना, वो तो अल्टीमेट आ ही जाएगा। एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है, 260। रीजन, पैसे आ गए और इनकम आ गई, तो जो स्टॉक ए ले गया वो उसकी कैपिटल से काट लो, फर्म के लिए तो फायदा ही है, बिक गया, और जो कैश में सेल हुआ वो बैंक में आ जाएगा और फर्म के लिए तो फायदा ही है, ठीक है। आप दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हो और यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि एक में पार्टनर लेके गया है और एक एंट्री में कैश में, ठीक है। लिखिए, अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ, एक्सट्रैक्ट, और यहां लिखो सन्ड्री एसेट्स 17,000। आपको बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट्स दी हुई है 17,000, 17,000। उसके बाद लिखो बी टुक ओवर सम सन्ड्री एसेट्स एट रुपीज 7,200, at rupees 7,200, 7,200, comma, being 10% less than the book value, being 10% less than the book value, ठीक है। उसके बाद C took over remaining sundry assets at 90% of book value. C took over remaining sundry assets at 90% of book value, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट को मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस लेवल का, लेवल 5 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। इसमें आपकी मैथ्स और अकाउंट्स दोनों टेस्ट होंगे, तो सबसे पहले तो आप खुद ट्राई करो, उसके बाद टैली करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सन्ड्री एसेट्स दी हुई है 17,000, ठीक है। कुछ एसेट्स है हमारे पास 17,000 के। आगे देखो, बी टुक ओवर सम सन्ड्री एसेट्स, इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट्स बी ले गया, एक पार्ट बी ले गया एट 7,200, बीइंग 10% लेस देन दी बुक वैल्यू। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये लगा होगा कि सर 7,200 के एसेट्स बी ले गया और 10% माइनस कर दो तो जो वैल्यू आएगी उतने में ले गया, ठीक है। 7,200 के एसेट्स ले गया 10% डिस्काउंट पे, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना।
बी ले गया कुछ सन्ड्री एसेट्स 7200 में ले गया, उसकी जो ओरिजिनल बुक वैल्यू थी ना वो हमें नहीं पता। पॉइंट क्या है, जो बी एसेट्स ले गया ना वो 7200 के नहीं थे, वो तो किसी और वैल्यू के थे। मान लो 9000, सपोज 9000 की बुक वैल्यू थी और वो 10% कम करवा के ले गया। जितने में ले गया ना वो वाली वैल्यू दी है, जितने में ले गया वो वैल्यू दी है। ध्यान से देखो, बी टुक ओवर सम सन्ड्री एसेट्स एट 7200, इतने में ले गया ऑलरेडी 10% कम करवा के। ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, ठीक है। यहां देखना ध्यान से, लेट ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, लेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। जो बी एसेट्स ले गया, मान लो उसकी बुक वैल्यू एक्स थी, वो 10% कम करवा के ले गया। एक्स में से उसने 10% ऑफ एक्स कम करवाया, मान लो ओरिजिनल वैल्यू 9000 थी, उसमें से 10% कम करवाया और कितने में ले गया 7200, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, 7200 में से 10% कम नहीं करवाना, 10% कम करवा के जिस प्राइस पे ले गया वो आपको दिया होगा, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू को x मान लो, बुक वैल्यू को 10% कम करवा के 7200 में ले गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 7200, 90 अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल टू 7200, x आ गया 7200 इंटू 100 बाई 90। यहां देखना ध्यान से, इसको सॉल्व करो, 9 1 सा 9 8 सा, x आ गया 8000। मतलब जो बी एसेट्स लेके गया उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 8000 और वो 10% कम करवा के 8000 का 10% कितना होते हैं 800, इस प्राइस में ले गया 7200। पॉइंट समझ पा रहे हो, इसमें ये लिखा है बी 7200 में ले गया 10% कम करवा के, ठीक है। ये वो प्राइस है जिसमें वो ले गया। आपको लगा कि इसमें से अभी 10% कम करना है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बुक वैल्यू तो x थी, उसमें से 10% कम करवा के 72 में ले गया। तो अल्टीमेटली 8000 के एसेट्स गए, कितने में गए 7200 में, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, देखो 10% कम करवा के 72 में ले गया, तो बेसिकली जो 7200 है ना वो 90% वैल्यू है। 10% कम करवा के इतने में ले गया, तो ये जो वैल्यू है ये 90% है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 7200 डिवाइड बाय 90% का मतलब पता है क्या होता है 90 अपॉन 100। इसको ऊपर ले आओ, ये हो गया 100 बाय 90, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, अपने आप आ गई 8000, ठीक है। तो 8000 के एसेट्स 72 में ले गया, तो फिलहाल 17000 में से 8000 के एसेट्स तो गए, बी ले गया कितने में 72 में। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन, बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। बेसिकली फर्म के तो एसेट्स बिके हैं, ठीक है, फ्री में तो देंगे नहीं, बी से काटेंगे और फर्म के लिए इनकम कितने लेंगे 7200, जितने में ले गया 8000 के एसेट्स 72 में ले गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये जो 90% वैल्यू है ये काइंड ऑफ वैसे ही है जैसे स्टॉक इज अंडर वैल्यू करवाया था ना, स्टॉक इज अंडर वैल्यू 10%, ये वैसे ही है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू तो निकालनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू निकली 8000। अब देखो 17 में से 8 के एसेट्स तो बी ले गया, भले ही 7200 में ले गया, प्रॉफिट एंड लॉस तो अपने आप आता है। 8000 के एसेट्स तो गए, बाकी कितने बचे 17 में से 8 के गए, तो बाकी बचे 9000, वो कौन ले गया, सी टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, 9000 के एसेट्स वो ले गया एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, कितने में 90% में, मतलब 10% डिस्काउंट करवा के। अब इस पे 10% होना है, इस पे 10% डिस्काउंट दो तो वो कितने में ले गया 8100। दोबारा देखना, 17 में से 8 के एसेट्स तो गए, तो बचे कितने 9 के, वो ले गया सी 90% पे, इसका 90% निकाल लो डायरेक्ट, कितना आएगा 8100। तो ये वाले एसेट्स सी ले गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल टू रियलाइजेशन,
सीज कैपिटल टू रियलाइजेशन कितने में ले गया 81, जितने में ले गया हम तो उसकी कैपिटल से उतने कट करेंगे ना, कितने के थे डजंट मैटर, कितने में ले गया वो मैटर करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि ये 72 में ले गया था तो डायरेक्टली दिखा देते, आपने क्यों निकाला कि वो 8000 के थे, वो निकालना जरूरी था, वरना आप रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कैसे निकालते। बी 72 में ले गया, आप भी डायरेक्ट कर सकते थे, बट इसका बुक वैल्यू निकालना जरूरी था, तभी तो बाकी के एसेट्स आते, ठीक है। आई होप थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब लिख लो, अब करेंगे पॉइंट नंबर 4। आप लोग लिखो, डेटर्स इन द बुक्स, डेटर्स इन द बुक्स वर 76,000, वर 76,000, provision for doubtful debts 6,000, provision for doubtful debts 6,000, 12,000 debtors proved bad, 12,000 debtors proved bad, ठीक है। डेटर से 76, प्रोविजन था 6, 12,000 डूब गए। अब आपको बताना है कि अल्टीमेटली जो पैसा आया वो कितना है, जो बैंक टू रियलाइजेशन की एंट्री होगी कि पैसे आए और फायदा हो गया, वो कितने अमाउंट से आएगी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर 6 का तो नुकसान पहले दिखाया हुआ है, 6,000 और डूब गए, 6 का नुकसान तो पहले दिखाया हुआ है, 6 और डूब गए तो 70 आ गए होंगे, बट ऐसा नहीं है, गलत है। क्यों? बहुत ध्यान से देखना, यहां देखो, ये आपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पे आए सन्ड्री एसेट्स डेटर्स 76, ठीक है। प्रोविजन कहां जाता है, प्रोविजन जाता है क्रेडिट साइड, तो बाय प्रोविजन 6। ये हमें डाउट था, अभी कंफर्म नहीं हुआ था कि डूबेगा, डाउट था, अब फॉर्म हो रही है डिसॉल्व, डेटर्स है 76, डाउट था 6 का, फिर हमें मालूम पड़ा कि 12,000 डूब गए। बहुत ध्यान से सुनना, 76,000 आप लेने गए अपने डेटर्स में से, उसमें से 12,000 डूब गए, तो आए कितने, 76 में से अगर 12,000 नहीं आए तो कितने आ गए, 64, तो यहां पे डायरेक्टली अमाउंट आएगा 64, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर प्रोविजन का क्या फायदा हुआ, वो भी बताता हूं। यहां देखो 76 में से 12 नहीं आए तो कितने आए, 64, लेकिन अल्टीमेट नुकसान 12 का नहीं हुआ। यहां देखो, ये साइड है 76 और ये साइड है 70, ठीक है, 76 में से 70 गए, अल्टीमेट नुकसान 6 का हुआ। पता है क्यों? यहां देखो 76 में से 6 का नुकसान तो हम पहले दिखा चुके थे, ठीक है, और कितने डूब गए, 6। मतलब पॉइंट क्या है, ये देखो 76 में से 64 आए, टोटल नुकसान कितना है, 12,000, टोटल नुकसान 12,000, लेकिन 6 का तो हमने पहले दिखाया हुआ था ना, प्रोविजन, हमें डाउट था, तो अब कितना नुकसान दिखाना है, 6 का। क्यों? क्योंकि 12 में से 6 का तो पहले दिखाया हुआ है, वो पार्टनर से बच भी गया था, अब कितना बचेगा, बाकी का 6, ठीक है। बट पॉइंट क्या है, 76 में से 12 डूब गए तो आए कितने, 76 में से 12 अगर नहीं आए तो अल्टीमेटली आए कितने, 64। प्रोविजन तो खाली एक डाउट था जिसको हमने राइट साइड पे दिखाया, इसमें से 12 गए तो 64 आ गए, बट अल्टीमेटली आप देखो तो फाइनल लॉस 6 का ही आएगा, क्योंकि 6 के लिए हम पहले तैयार थे, ठीक है। तो जब ऐसा पॉइंट आ जाएगा आप डायरेक्टली देखना कि 76 में से कितने नहीं आए, बाकी कैश आ गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, 5th, there was a bill for 1,000 under discount, there was a bill for 1,000 under discount, full stop. The bill was received from Sham, the bill was received from Sham, who proved insolvent, the bill was received from Sham, who proved insolvent, comma, and a first and final dividend, and a first and final dividend of 25% was received from his estate, was received from his estate. सबसे पहले इसका मीनिंग समझो, there was a bill for 1,000 under discount,
आपको एक बीआर मिला था, बिल रिसीवेबल, शाम से आपने वो डिस्काउंट करवा लिया था। डिस्काउंट मतलब आपको पैसों की जल्दी थी तो आपने बैंक से पैसे ले लिए थे और कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस दे दिए थे, ठीक है, 11 में पढ़ा होगा। तो आपको एक बिल मिला था शाम से और आपने बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे ले लिए थे। अब बताओ ड्यू डेट पे कौन जाएगा शाम के पास, आप या बैंक? अब तो बैंक जाएगा, तो बैंक गया पैसे मांगने, बट शाम ने मना कर दिया, ठीक है, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो बैंक किससे लेगा? बैंक हमसे लेगा, छोड़ेगा थोड़ी, बैंक हमसे लेगा। तो फिलहाल हमारे लिए नुकसान है क्योंकि हमने बैंक को पे करने पड़ेंगे, कितने? पूरे 1000 रुपीज। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। अब हमें पे करने पड़ेंगे, चलो पे कर दो 1000 रुपीज, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। जब हम पैसे मांगने गए शाम से, क्योंकि हमने तो उससे लेने थे, अब हम मांगने गए तो उसने 25% दे दिया। उसने कहा सर मैं तो इतने दे पाऊंगा, ठीक है, सीधी सी बात है, हमने तो बैंक को पूरे देने हैं, बैंक तो हमें नहीं छोड़ेगा। बट जब हम मांगने गए तो शाम में बस 25% दिए। 1000 का 25% कितना होता है? 250। तो बेसिकली हमारे पास कितने आए? 250। तो पैसे आ गए बैंक टू रियलाइजेशन, कितने आए? सिर्फ 250। तो अगर आप अल्टीमेटली देखो हमें 750 का नुकसान हो गया, 1000 रुपीज देने पड़ गए और सिर्फ 250 है, ठीक है। एक बार दोबारा, एक बिल था अंडर डिस्काउंट, हमें शाम से बीआर मिला था और हमने जल्दी के चक्कर में बैंक से ले लिए थे। अब ड्यू डेट पे बैंक गया पैसे मांगने, उसने मना कर दिया, तो बैंक आपको पकड़ेगा, तो आपको पैसे देने पड़ गए। तो रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। तो हमारा पैसा गया इसलिए नीचे और हमारे लिए नुकसान। फिर हम गए शाम के पास कि हमें पैसे दो हमारे, तो उसने हमें कितने दिए? सिर्फ 250। तो अल्टीमेट नुकसान कितना हुआ? 750, ठीक है, लिख लो। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 6। A debtor of rupees 8,000, a debtor of rupees 8,000 already transferred to realization account, already transferred to realization account, agreed to pay the realization expenses, agreed to pay the realization expenses of 7800 in full settlement of his account, in full settlement of his account। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग है। एक डेटर है 8000 जिससे हमने पैसे लेने हैं, ठीक है। अगर हम उससे पैसे ले लेते तो एंट्री क्या होती? अगर हम पैसे ले लेते तो एंट्री होती बैंक टू रियलाइजेशन, राइट। बट उसने बोला कि सर पैसे मत लो मुझसे, मैं आपको पे नहीं करता, उसकी जगह मैं आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर देता हूँ 7800 का। एक बात बताओ, अगर हम खुद पे करते, अगर हम खुद अपने खर्चे पे करते तो एंट्री क्या होती? तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक 7800, ठीक है। अगर डेटर से पैसे लेते तो 8000 आते और अगर हम खर्चे पे करते तो वो वाली एंट्री होती। तो हुआ क्या? डेटर ने बोला कि सर मुझसे पैसे मत मांगो, ये वाली एंट्री मत करो, और अपने खर्चे खुद भी पे मत करो, वो वाली एंट्री भी मत करो, मैं पे कर दूंगा। तो इन शॉर्ट जो पैसे मेरे आने थे वो कह रहे हैं मेरे से लेने मत आओ, मुझसे मत मांगो, मैं आपके खर्चे पे कर देता हूँ। तो बाहरी बार से पेमेंट हो गई। इन शॉर्ट ना मेरा पैसा आया डेटर वाला और ना मेरा पैसा गया खर्चों वाला, ठीक है, उसने पे कर दिए। तो पैसे ना आए ना गए, नो एंट्री, ठीक है। एक बार दोबारा, डेटर से मुझे 8000 आने थे, अगर पैसे आते तो एंट्री क्या होती? बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है। और अगर मैं खर्चे पे करता, मेरे खर्चे मुझे पे करने हैं, तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक। तो डेटर ने हमें ऑफर दिया कि मुझसे पैसे मत मांगो और मैं आपके एक्सपेंसेस पे कर देता हूं। इन शॉर्ट उसने पेमेंट कर दी, तो मेरे पैसे ना आए ना गए, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो नो एंट्री, ठीक है। ये आपस में कर दी एंट्री। अब आप बोलोगे सर दोस्तों का तो नुकसान हो गया क्योंकि 8000 आने थे, खर्चा खाली 78 का था, बट वो तो हम दिखाते नहीं, वो तो अल्टीमेटली अपने आप आ जाता है।
ठीक है, तो वो नहीं दिखाना। तो इन शॉर्ट पैसे ना आए ना गए, डेटर ने पेमेंट कर दी, हमें कोई फर्क पड़ा नहीं, इसीलिए नो एंट्री। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 7, आप लोग लिखो। टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म ₹2 lakhs। टोटल क्रेडिटर्स हैं 2 lakhs। क्रेडिटर्स वर्थ ₹1,50,000 were given machinery costing ₹1,40,000। Creditors worth 1,50,000 were given machinery costing ₹1,40,000 in full and final settlement. Full stop. Remaining creditors allowed a discount of 5%. Remaining creditors allowed a discount of 5%. ठीक है, बहुत ध्यान से। टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 लाख। टोटल क्रेडिटर्स हैं आपके 2 लाख। उसमें से 150 के क्रेडिटर्स को हमने मशीनरी दे दी, और वो मशीनरी कितने की थी? 140। 150 के क्रेडिटर्स को हमने मशीनरी दे दी 140 की इन फुल सेटलमेंट की, बस इतना ले जाओ, हो गया। मतलब 1.5 लाख के क्रेडिटर्स को 140 की मशीनरी दे दी, सस्ती मशीनरी दे दी, तो हमें फायदा हो गया, बट वो तो हम दिखाते नहीं। तो जब क्रेडिटर्स को आप कोई एसेट देते हो, उसकी तो होती है नो एंट्री। ये फुल सेटलमेंट में आपने दे दिया, ठीक है। जो बाकी की क्रेडिटर्स हैं उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया 5%, मतलब हमने उन्हें पे किया। दोबारा सुनो, 150 के क्रेडिटर्स को तो मशीनरी दे दी, बाकी के जो बचे हैं उनको पेमेंट करी। अब पॉइंट ये है कि जो बाकी के बचे वो कितने हैं, 50,000 या 60,000, ये सोचो। अगर आपको लग रहा है कि वो 60,000 है तो वो गलत है। रीजन, आपने 1.5 लाख के क्रेडिटर्स को सेटलमेंट कर दी है, तो बाकी के कितने बचे? 50,000। ठीक है, आपने इन्हें भले ही 140 की मशीनरी दी है या 130 की मशीनरी दी है, 150 के क्रेडिटर्स तो बुक्स में से खत्म, उनको आपने मशीनरी दे दी, इट्स ओवर, डन। तो बाकी बचे कितने? 50 के क्रेडिटर्स, राइट। 50 के क्रेडिटर्स में हमें 5% डिस्काउंट दिया, मतलब हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। तो 50,000 का 5% कितना होता है? 2,500। तो उन्हें पेमेंट कितनी करी? 47,500। ठीक है, तो यहां पे एंट्री हो गई रियलाइजेशन टू बैंक। जो आपने पे करा बस वो दिखाने, कितना पे करा? 47,500। ठीक है, तो एक बार दोबारा बहुत ध्यान से, 1.5 लाख के क्रेडिटर्स को आपने 140 की मशीनरी दे दी इन फुल सेटलमेंट, मतलब 1.5 लाख के क्रेडिटर्स तो खत्म, तो बचे कितने? 50 के। ये ध्यान रखना है, इनमें 5% माइनस कर दो तो इतनी पेमेंट हो गई, पैसे गए, राइट। और जिनको मशीनरी दी उसकी तो नो एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, बी एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। बी एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन of ₹50,000 together with interest outstanding at 12% per annum for 6 months. 12% per annum for 6 months। सबसे पहले बी की वाइफ का लोन है, ठीक है। आप पहले ये सोचो इंटरनल मैटर है या एक्सटर्नल। ये तो एक्सटर्नल मैटर है, भले वाइफ हो या भाई हो, ये तो अपने पैसे लेंगे ही लेंगे, ठीक है। इसकी वाइफ का लोन था 50,000 का, और उस पे इंटरेस्ट हो चुका है 12% के हिसाब से 6 मंथ्स का। तो 50,000 पे 12% निकालो 6 मंथ्स का, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 3,000। तो मतलब टोटल देने कितने हैं? 53। फर्म के लिए लायबिलिटी है, भले वो उसकी वाइफ है या भाई है, फर्म में तो देने हैं। फर्म की लायबिलिटी है 53, बट फिलहाल कौन दे रहा है? बी दे रहा है। तो फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी को कंपेंसेट करेगी। अल्टीमेटली ये खर्चा किसका है? फर्म का।
फिलहाल कौन दे रहा है? बी दे रहा है, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बी को देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल। 50,000 नहीं दिए बी ने, 53 दिए हैं, ठीक है। अपनी वाइफ को उसने पे कर दिया अपने पैसों में से। अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बी को कंपेंसेट करो, तो रियलाइजेशन टू बी 53, इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। यहां पे आपका लेवल 5 भी खत्म, लिख लो। सो गाइस, अब हमारी जर्नल एंट्रीज फिनिश हो चुकी हैं एंड फुल फ्लेज क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिए थे, बट 2 क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि वो एंट्रीज के बाद ही समझ में आते हैं। तो उन 2 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको हिंट दे रहा हूं और उसके बाद आप उसे होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड करो। अंजू, मंजू एंड संजू वर पार्टनर्स इन अ फर्म 2-1। 31 मार्च को बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। ये तो आप कोट कर लोगे। नीचे देखो, ऑन दिस डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, अंजू वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स। हमने अंजू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि सारे एसेट्स को आप सेल करवाओ, ठीक है। अंजू वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। बस अब सुनो ध्यान से, इसे करो अंडरलाइन। अंजू वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। देखो, एसेट्स आपके यहां होते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स, और जब वो बिकते हैं तो वो यहां पे आते हैं बाय बैंक सन्ड्री एसेट्स। हमने अंजू को बोला ये सारे एसेट्स आप सेल करवाओ और जितने में भी सेल होंगे उसका 5% आपको कमीशन मिलेगी। मान लो ये सारे एसेट्स सेल हुए 8 लाख में सपोज, तो हमने अंजू को बोला कि हम आपको 5% कमीशन देंगे। तो हमारे लिए खर्चे कहां आते हैं? एक्सपेंसेस डेबिट में और इनकम्स क्रेडिट में। तो हम यहां पे दिखाएंगे टू अंजू ब्रैकेट में कमीशन, जितने की भी सेल हुए सपोज 8 लाख, उसका 5% कमीशन दोगे। फर्म के लिए खर्चा, और अंजू में कहा जाएगी? कैपिटल में क्रेडिट साइड पे। तो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में कमीशन और अंजू के क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा सुनो, हमने अंजू को बोला सारे एसेट्स आप बिकवाओ और उसका 5% कमीशन ले लो, तो फर्म के लिए खर्चा और अंजू की कैपिटल में डल जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एंड अंजू वॉज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। इसे भी करो अंडरलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म पे करती थी फुल फ्लेज क्वेश्चन में, ठीक है। फिर मैंने आपको एंट्रीज में सिखाया था कि पार्टनर भी बेयर कर सकता है। अब ये वही पॉइंट आ गया। अंजू वॉज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, पार्टनर बेयर करेगा सारे एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि फिलहाल किसने पे करे वो एक्सपेंसेस। नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 7500। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 7500 और कौन बेयर करेगी? अंजू। फिलहाल किसने पे करे? मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें, इफ यू अज्यूम कि पेड बाय अंजू, अगर हम ये मान लें कि ये खर्चे फिलहाल अंजू ने पे करे हैं और उसी ने बेयर करने हैं, मतलब उसने अपनी पॉकेट में से पे करे और उसी ने बेयर भी करने हैं, तो फर्म को तो मतलब ही नहीं है, नो एंट्री। पार्टनर ने पे करे और उसी ने बेयर करनी है, तो फर्म को क्या मतलब। और अगर हम ये मान लें इफ पेड बाय फर्म, अगर हम ये मान लें कि फिलहाल फर्म ने पे करे हैं, तो फर्म का पैसा गया टू बैंक या फिर टू कैश, जो भी क्वेश्चन में होगा, और बेयर किसने करने हैं? अंजू ने, तो फर्म अंजू से ले लेगी, ठीक है। तो अंजू कैपिटल डेबिट हो जाएगा। दोबारा समझना, अगर हम ये मान लें ये 7500 फिलहाल फर्म ने पे कर रहे हैं, तो पैसा गया और अंजू से ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्म का खर्चा थोड़ी है, अंजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके ऊपर है आपको कौन सी असम्पशन लेनी है। इजी क्या रहेगा? ऑब्वियसली नो एंट्री। इससे आपका टाइम सेव होगा, कैलकुलेशन भी सेव होगी, तो नो एंट्री फॉलो कर लो, ठीक है। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर मेंशन नहीं होता कि किसने पे करे हैं, तो हमें फर्म लेना होगा। अगर मेंशन नहीं होता
तो हम मानते हैं कि फर्म ने पे करे। एंट्रीज में वही एजम्पशन होती है, ठीक है, बट फुल फ्लेज क्वेश्चन में नो एंट्री वाली एजम्पशन अलाउड है। दोबारा सुनना, अगर मेंशन नहीं होता तो हम मानते हैं कि फर्म ने पे करे, राइट। दोनों में से अगर एक एजम्पशन लेनी है तो बेटर एजम्पशन वो मानी जाती है, बट फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये वाली एजम्पशन भी अलाउड है क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होता है, ठीक है। तो अब ये पूरा क्वेश्चन आप खुद करोगे और इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लेना कि अंजू ने पे करे हैं, इसीलिए नो एंट्री, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो। श्रीजन, रमन एंड मनन वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। उसकी एडजस्टमेंट्स देखो। श्रीजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटीज। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी श्रीजन को, सारे एसेट्स आप बिकवाना। आगे लिखा हुआ है श्रीजन वॉज टू रिसीव 5% कमीशन। फिर से वही पॉइंट, जितने भी एसेट्स बिकेंगे हमने उसको बोला कि आपको मिलेगी कमीशन, तो टू श्रीजन कमीशन 5% निकाल दोगे और उसी कैपिटल में डल जाएगा, तो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में कमीशन श्रीजन की कैपिटल में डाल देना, राइट। आगे देखो, एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? श्रीजन। और क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में देखो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 3000 वर पेड बाय श्रीजन। इसे करो अंडरलाइन। तो सारे एक्सपेंसेस पे भी किसने करे हैं? श्रीजन ने। और बियर भी किसने करने हैं? श्रीजन ने। तो यहां तो सिंपली नो एंट्री, या तो क्लियरली मेंशन्ड है कि श्रीजन ने पे करे हैं और उसी में बियर करने हैं, तो फर्म को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस पॉइंट की कोई एंट्री मत करना, नीचे बस नोट डाल देना, नो एंट्री, ठीक है। तो दिस इज इट। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश। ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। सी यू।